पार्ट पढ़ा हुआ था ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। तो ये क्लोरोप्लास्ट हमने ये पढ़ा हुआ था, इसमें हमने स्ट्रक्चर बनाया था, बस इसको लिखाना बाकी था। तो देखो इसका स्ट्रक्चर क्लोरोप्लास्ट आप लोग को बताए थे कि क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। पौधों में, पत्तियों में यह पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट, और यह फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण में हेल्प करता है, जिसके कारण जो प्लांट होते हैं फूड का निर्माण करते हैं। हम लोग जानते हैं कि प्लांट जो होते हैं वह ऑटोट्रॉफिक होते हैं। ऑटोट्रॉफिक मतलब ये स्वपोषी होते हैं। तो प्लांट में जो भोजन बनाया जाता है, प्लांट जो भोजन बनाती है वह क्लोरोप्लास्ट के कारण ही बनाती है। तो क्लोरोप्लास्ट का हम लोग स्ट्रक्चर देख रहे थे। क्लोरोप्लास्ट लगभग इस तरह का दिखता है। इसका कई प्रकार का शेप होता है। ये स्फेरिकल हो सकता है, लेंस के जैसा हो सकता है, कप शेपेड हो सकता है, कॉलर शेपेड हो सकता है, स्पाइरल हो सकता है। तो बहुत तरह का स्ट्रक्चर क्लोरोप्लास्ट में देखा गया है। तो यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर आप देख रहे होंगे। तो क्लोरोप्लास्ट में यह दोहरी झिल्ली की बनी होती है, मतलब इसमें डबल मेम्ब्रेन का बना होता है। ये बाहर वाला मेम्ब्रेन और ये अंदर वाला मेम्ब्रेन है ना, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। बाहर वाला मेम्ब्रेन ये वाला आउटर मेम्ब्रेन है और ये वाला इनर मेम्ब्रेन है। दोनों के बीच में गैप पाया जाता है। इस गैप को कहा जाता है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, है ना, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। मेम्ब्रेनस लिख देंगे इसको, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। उसके अलावा क्लोरोप्लास्ट का जो बाहरी झिल्ली होती है, आउटर मेम्ब्रेन होती है, ये परमिएबल होती है, मतलब कि यह सब चीज को आने जाने देती है। और दूसरी बात, इनर मेम्ब्रेन जो होती है वह सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, मतलब यह सेलेक्ट करके पदार्थों को अंदर आने देती है। उसके अलावा अंदर वाला जो पार्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो भी पार्ट है उसको कहा जाता है स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं इसको? स्ट्रोमा। इसमें प्रोटीन ज्यादा पाए जाते हैं, प्रोटीनियस मैट्रिक्स होता है पूरे में, है ना, जिसको कहा जाता है स्ट्रोमा। अब स्ट्रोमा के अंदर में देख रहे हो आप, ये विशेष प्रकार का सिक्के के जैसा रचना होता है ना, कॉइन्स के जैसा रचना होता है, जिसको कहा जाता है थैलाकॉइड। प्रत्येक को थैलाकॉइड कहते हैं। और ये जो थैलाकॉइड होता है यह एक के ऊपर एक के ऊपर एक, ये क्या होते हैं, इस तरह से अरेंज्ड होते हैं, एक के ऊपर एक ये रखे हुए रहते हैं। यहाँ पर भी आप इसको देख सकते हो, एक के ऊपर एक रखे हुए हैं। तो थैलाकॉइड का जो ये जो ग्रुप दिख रहा है हमें, इसे कहा जाता है ग्रेना या ग्रेनम। ग्रेना या ग्रेनम, है ना। ये आपको माइक्रोस्कोप से देखने के बाद ही पता चलता है। तो ये जो ग्रेनम है, यहाँ पर हमने 3 ही दिखाया हुआ है, लेकिन ये बहुत सारे होते हैं, पूरा भरा हुआ रहता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर में। और ये जो ग्रेना है ये आपस में एक और ट्यूब से कनेक्ट होता है। इस ट्यूब को कहते हैं स्ट्रोमा लैमेली। क्या बोलते हैं इसको? स्ट्रोमा लैमेली। स्ट्रोमा लैमेली से सभी ग्रेना इंटरकनेक्ट होता है, ठीक है। दूसरी बात, हमने ये भी बताया था कि जो फोटोसिंथेसिस होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है, उसमें इस प्रोसेस को 2 स्टेप में बांटा जाता है। एक लाइट रिएक्शन, जिसको हम लोग प्रकाशीय अभिक्रिया भी कहते हैं अगर हिंदी की बात की जाए, और एक डार्क रिएक्शन होता है जिसको हम लोग अप्रकाशीय अभिक्रिया कहते हैं। दोनों स्टेप मिल करके फूड का निर्माण होता है, ग्लूकोज या स्टार्च का निर्माण होता है। तो लाइट रिएक्शन की बात रही तो लाइट रिएक्शन जो होता है वह ग्रेना में होता है, और डार्क रिएक्शन जो होता है वह स्ट्रोमा में होता है। तो दोनों रिएक्शन यहीं पर क्लोरोप्लास्ट के अंतर्गत अंतर में होता है, ठीक है। उसके अलावा स्ट्रोमा के अंदर में क्लोरोप्लास्ट में डीएनए पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए था, क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी डीएनए था। उसके बाद क्लोरोप्लास्ट में अपना राइबोसोम होता है, यह माइटोकॉन्ड्रिया में भी था और यहाँ पर भी है। उसके अलावा
अगर थैलाकॉइड का हम अलग से स्ट्रक्चर देखें, इसको उठा करके हमने यहाँ बना दिया, तो ये जो स्ट्रक्चर है आपको यह थैलाकॉइड का है। तो थैलाकॉइड को जब देखोगे तो यह खुद एक मेम्ब्रेन से घिरी हुई स्ट्रक्चर होती है ना। सैक लाइक स्ट्रक्चर, चिपटा स्ट्रक्चर होता है, चपटा सा स्ट्रक्चर होता है। थैलाकॉइड के अंदर का जो भी खाली पार्ट होता है इसको ल्यूमेन कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? ल्यूमेन। तो यहाँ पर देख रहे हो बहुत सारे अलग अलग हैं, सब में ल्यूमेन अपना अपना होगा। और इसका ये जो मेम्ब्रेन होता है, मेम्ब्रेन मतलब झिल्ली होता है बहुत पतली सी, तो मेम्ब्रेन होता है, मेम्ब्रेन से थैलाकॉइड घिरा हुआ है। ठीक है, ये मेम्ब्रेन हमने लिख दिया। उसके बाद हमने बताया था कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट होता है, तो वह पिगमेंट यहीं पर होता है, वह पिगमेंट यहीं पर होता है। ये जो हमने ग्रीन कलर से दिखाया है, यहाँ पर भी देखो 2-4 ग्रीन कलर से हमने दिखाया है, वही है आपका क्लोरोफिल। तो हमने ये चीज बताया था कि क्लोरोफिल जो होते हैं वह ग्रुप में मिलते हैं, अकेला नहीं पाया जाता। इस ग्रुप को ही कहा जाता है क्वांटासोम। तो ये सिंपल सा स्ट्रक्चर क्लोरोप्लास्ट का है ना। जो हमने बताया बस उतना ही याद करना है, इतना ही आता है इसमें, है ना। उसके बाद फिर आपको बताया था जब हम लोग फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे, यह एक चैप्टर है फोटोसिंथेसिस, तो उस चैप्टर में भी क्लोरोप्लास्ट को फिर से बनाना पड़ता है और उसमें कुछ ज्यादा चीजें दिखानी पड़ती है। जैसे हमने अभी लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन लिखा हुआ है, तो वहां पर आपको और ज्यादा डिटेल में लिखेंगे। इसमें ये क्वांटासोम को भी तोड़ करके थोड़ा दिखाएंगे, तो उसमें थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ता है। लेकिन हमारे सेल बायोलॉजी में बस ओनली स्ट्रक्चर पढ़ना है। स्ट्रक्चर क्या क्या है भाई? सिंपल सी 2-3 लाइन में। क्लोरोप्लास्ट जो होता है यह डबल मेम्ब्रेन का होता है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, दोनों के बीच में जो स्पेस होता है, जगह होता है, इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस। उसके अलावा क्लोरोप्लास्ट का अंदर का जो ग्राउंड सबस्टांस होता है, ज्यादातर इसमें प्रोटीन पाए जाते हैं, इसको कहा जाता है स्ट्रोमा। ठीक है, अब स्ट्रोमा में देखो थैलानुमा रचना होता है, छोटा छोटा, इसको कहा जाता है थैलाकॉइड। और थैलाकॉइड क्या होते हैं? एक के ऊपर एक इस तरह से सजे रहते हैं, सजे रहते हैं, और जिसको हम लोग ग्रेनम कहते हैं। ठीक है, बहुत सारे ग्रेना आपको इसमें मिल जाएगा, हमने 3 ही दिखाया। और ये ग्रेना जो होते हैं आपस में एक ट्यूब के द्वारा जुड़ी रहती है, जिसको कहा जाता है स्ट्रोमा लेमेली। ठीक है, उसके अलावा स्ट्रोमा में क्या क्या होता है भाई? डीएनए होता है, राइबोसोम होता है। उसके अलावा फोटोसिंथेसिस में कुछ एंजाइम्स की आवश्यकता होती है, वो सारा एंजाइम्स आपको स्ट्रोमा के अंदर ही मिल जाती। ठीक है, उसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया, आपको बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट दोनों भाई हैं, दोनों का स्ट्रक्चर है ना सेम टाइप का ही होता है, थोड़ा बहुत अंतर होता है, बट दोनों का जो फंक्शन होता है दोनों अलग अलग होता है। तो क्लोरोप्लास्ट चूंकि सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनेली है, कोशिकांग होता है, तो इसमें डीएनए भी थोड़ा ज्यादा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया से ज्यादा इसमें डीएनए देखने को मिलता है। तो हमने ये जो बताया पिछले क्लास में भी इसको बताया था, इसको हमने रिकॉल कर दिया, इसको लिख लेते हैं हम लोग, वैसे इसको पढ़े हुए हम लोग। ठीक है, तो इसको आज लिख करके हम लोग न्यू जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो हमने जो बताया क्लोरोप्लास्ट के बारे में, उसको हम लोग इसको लिखेंगे, है ना। स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, सबसे पहली बात है सबसे पहली बात, क्लोरोप्लास्ट इज डबल मेम्ब्रेनस, मतलब डबल मेम्ब्रेन होता है, डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनली, सेल ऑर्गेनली होता है। ठीक है, इसमें क्या बताए थे? आउटर मेम्ब्रेन जो होता है परमिएबल होता है, आउटर मेम्ब्रेन इज परमिएबल, और बट इनर मेम्ब्रेन
इज सेलेक्टिव परमिएबल। सेलेक्टिव परमिएबल, ठीक है। और दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो गैप होता है, ब्लैक कलर का होता है, डार्क कलर का होता है गैप, है ना, वो आप माइक्रोस्कोप से हम लोग देखते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, तब वो गैप आपको दिखेगा। ऐसे इजीली साधारण माइक्रोस्कोप का यूज करोगे तो वो गैप नहीं दिखेगा, दोनों मिला हुआ दिखता है ना। तो ये गैप बहुत छोटा होता है, डार्क होता है, कुछ दिखता नहीं है आपको, खाली ब्लैक टाइप का दिखेगा, तो उसको कहा जाता है इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस, है ना। इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस फाउंड बिटवीन, ये देखो बिटवीन लिखते हैं इसे, शॉर्ट में बिटवीन लिखा जाता है, स्पेस फाउंड बिटवीन टू मेम्ब्रेन्स, ठीक है। अब अंदर चलते हैं। अंदर आपको क्या था, जो भी प्रोटीन मैट्रिक्स जो था उसको क्या बोलते थे, स्ट्रोमा, और उसी स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन होता है। तो क्या लिखेंगे, प्रोटीनियस। प्रोटीनियस मतलब होता है प्रोटीन का बना हुआ, प्रोटीनियस मतलब प्रोटीन का बना हुआ। प्रोटीनियस मैट्रिक्स प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट which is called स्ट्रोमा। स्ट्रोमा, थोड़ा सा इसको हमने कैपिटल में लिख दिया ताकि आप लोग इसको अच्छे से करो। इसी के अंदर डार्क रिएक्शन, हाँ बोला, हाँ अच्छा, ये बिटवीन अलग अलग तरीका होता है लिखने का, समझ रहे हो, ये सब अलग अलग तरीका होता है लिखने का, B2 BW जो भी लिखो, ठीक है, अपना अपना तरीका होता है, बहुत सारा अपना तरीका अपनाते हैं। ये आपने 11-12 में, है ना, 9-10 में आप पढ़ के आए हो, ठीक है। और अब जाओगे, जब मेडिकल कॉलेज में जाओगे तो वहां पे और भी तरीके होते हैं लिखने, ठीक है। ये सब कॉलेज जाओगे तब आपको इससे भेंट होगा, अभी तो हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं ना बेसिक्स। तो प्रोटीनियस मैट्रिक्स प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट व्हिच इज कॉल्ड स्ट्रोमा, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्ट्रोमा कहते हैं, ठीक है। उसके अलावा स्ट्रोमा के अंदर क्या क्या था भाई, स्ट्रोमा के अंदर आपका एंजाइम्स था, है ना, जो कि आपको फोटोसिंथेसिस के लिए आवश्यक होती है। उसके अलावा सर्कुलर डीएनए था, सर्कुलर डीएनए के अलावा 70S राइबोसोम था, ठीक है। तो ये सब चीजें स्ट्रोमा में पाई जाती है। तो लिखते हैं स्ट्रोमा कंटेंस सर्कुलर डबल-S कंटेंस सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, है ना, सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए खाली याद रखो बस, ये बाद में याद हो जाएगा फिर। उसके अलावा 70S राइबोसोम, ठीक है। उसके अलावा स्ट्रोमा के अंदर में एंजाइम्स पाए जाते हैं फॉर फोटोसिंथेसिस। एंजाइम्स ऐसे पदार्थ होते हैं जो केमिकल रिएक्शन के गति को बढ़ा या घटा देते हैं, उसी पदार्थ को क्या बोलते हैं हम लोग, एंजाइम्स, है ना। एंजाइम्स सुने होंगे, जैसे हम लोग के बॉडी में पाए जाते, हम लोग जो खाना खाते हैं तो उसका पाचन एंजाइम्स के द्वारा ही होता है। हम लोग जो भोजन करते हैं उसका पाचन किससे होता है, एंजाइम्स के द्वारा होते हैं। दुनिया में बहुत तरह के एंजाइम्स होते हैं, तो एनिमल में हमारे अंदर भी होते हैं, प्लांट्स के अंदर भी होते हैं, है ना। आप लोग को एंजाइम से भेंट एक चैप्टर ही है एंजाइम्स का, अलग से थोड़ा सा टॉपिक है, तो उसमें हम लोग एंजाइम्स के बारे में पढ़ेंगे, बट यहाँ पर हम खाली लिख देंगे, है ना। खाली जानिए एंजाइम्स एक तरह का पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया केमिकल रिएक्शन की गति को बढ़ा या घटा देता है। तो स्ट्रोमा कंटेंट। उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या लिखेंगे, एंजाइम्स
इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अब देखो एक एंजाइम्स है जिसका नाम है रूबिस्को। रूबिस्को एक ऐसा एंजाइम है या दुनिया में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला प्रोटीनियस एंजाइम होता है ना। पृथ्वी पर सबसे ज्यादा पाए जाने वाला प्रोटीनियस एंजाइम्स होता है, तो वह रूबिस्को भी इसी में पाया जाता है। तो हम खाली यहां पर रूबिस्को लिख देते हैं। रूबिस्को का यूज होगा प्रकाश संश्लेषण में। बिना रूबिस्को का फोटोसिंथेसिस संभव नहीं है। है ना, इसका संभव नहीं है। ठीक है, उसके अलावा हमने देखा था ग्रेना, है ना, थैलाकॉइड वगैरह। तो स्ट्रोमा में और भी क्या क्या चीजें थी, है ना। मेनी मेम्ब्रेनस, बहुत सारा मेम्ब्रेनस, है ना। सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन स्ट्रोमा, है ना। और वो क्या कहलाते हैं, दैट इज कॉल्ड क्या नाम था इसका, थैलाकॉइड। ठीक है, मेनी मेम्ब्रेनस सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन स्ट्रोमा दैट इज कॉल्ड थैलाकॉइड। क्या बोलते हैं उसको, थैलाकॉइड। देखे थे ना, इस तरह सिक्के जैसा था। आपको बताया भी थे थैलाकॉइड का, जैसे हम लोग बैलून को फुलाते हैं उसके बाद फूट जाता है, फिर उसको क्या करते हैं हम लोग, फिर उंगली से फुलाते हैं तो उसको चपटा कर देना है। वैसा ही थैलाकॉइड आपको देखने को मिलता है, जस्ट लाइक ऐसा, है ना। फिगर भी बनाया हुआ है। अब थैलाकॉइड क्या होता है, यह टाल के जैसा होता है। टाल समझते ना, एक के ऊपर एक रखा हुआ कोई बंडल, है ना। टाल थी, क्या बोलते हैं कि उसको बंडल या टाल, स्टैक्स कहा जाता है। तो थैलाकॉइड क्या होता है, आपको बंडल के फॉर्म में दिखाई देता है ना, जस्ट लाइक कॉइन का जैसे पिलर हो। तो उसके बाद लिखेंगे थैलाकॉइड्स आर arranged in thylakoids are arranged in stacks मतलब होता है कोई गठरी, है ना, या फिर इसको टाल बोलते हैं। इसी प्रकार में प्रेजेंट होता है। arranged in stacks like piles of coin। ये डायरेक्ट ये लाइन आ जाता है एनसीईआरटी का, इसीलिए इसको एज इट इज लिखा रहे हैं। पाइल्स ऑफ कॉइन मतलब क्या होता है, सिक्के का पिलर समझते ना आप लोग, घर वगैरह में दिया जाता है पाइल्स ऑफ कॉइन, है ना। डेट इज कॉल्ड, इसी को कहा जाता है ग्रेनम, है ना। अगर इसको प्लूरल लिखेंगे तो इसको कहा जाता है ग्रेना। ठीक है, इसको कहा जाता है ग्रेना। अब बहुत सारे ग्रेना प्रेजेंट होते हैं, आपको दिखाया था इस तरह से ग्रेना प्रेजेंट होते हैं, और सभी ग्रेना एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होते हैं। और वो जो इंटरकनेक्शन होता है वह भी मेम्ब्रेनस होता है, लेकिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, इस तरह का देखे थे ना, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है ना। तो वो जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है उसी को कहा जाता है स्ट्रोमा लेवले। तो क्या लिखेंगे, all granum are interconnected all granum are interconnected by membranous tubular structure that is called stroma lamellae।
स्ट्रोमा लैमली कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपका क्लोरोप्लास्ट का है ना कुछ स्ट्रक्चर था, है ना। उसके अलावा नोट्स में एक दो पॉइंट लिखना बनता है ना। जैसे कि क्लोरोफिल जो होता है वह ग्रुप्स में होता है जिसको बोलते हैं क्वांटासोम, और वह थैलेकॉइड मेम्ब्रेन के सरफेस पे रहता है ना। क्वांटासोम ग्रुप ऑफ 230 to 400 chlorophyll and other pigments are present on membrane of थैलाकॉइड्स, है ना। तो यह जो हमने लिखाया था, है ना, जो फिगर बनाया था इसी में, और इससे बाहर नहीं आता है इसमें स्ट्रक्चर में। तो ये हमारा क्लोरोप्लास्ट था, ये समाप्त हुआ, है ना। तो इसका प्लास्टिड्स का क्वेश्चन आप लोगों को डीपीपी में बनाना है ना, आज बनवाया जाएगा। अब जो न्यू टॉपिक स्टार्ट हो रहा है उसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हाँ बोला जाए। देखो इधर 70S अभी नहीं आएगा, अच्छा समझो। देखो एस मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं स्वेडबर्ग यूनिट। क्या बोलते हैं? स्वेडबर्ग यूनिट। एक्चुअली में एस जो है यह डेंसिटी ग्रेडियंट के हिसाब से निकाला जाता है। क्या हो गया? डेंसिटी ग्रेडियंट के अनुसार निकाला जाता है राइबोसोम का। देखो डेंसिटी ग्रेडियंट जो होता है, जो आईआईटी के स्टूडेंट होते हैं वो फर्स्ट ईयर में इसको निकालते हैं, डेंसिटी ग्रेडियंट। डेंसिटी ग्रेडियंट में क्या करते हैं हम लोग, जो सूक्ष्म पदार्थ होते हैं उसका हम लोग स्ट्रक्चर निकालते हैं। वैसे और ये जो स्वेडबर्ग यूनिट होता है यह एक प्रकार का ऐसा यूनिट होता है जिसको कहा जाता है इंटेंसिव प्रोटीन। इंटेंसिव है ना, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, जिसको जोड़ा नहीं जा सकता है। इसको कौन पढ़ता है? आईआईटी में जैसे फर्स्ट ईयर स्टूडेंट होता है ना, डेंसिटी ग्रेडियंट निकालता है। तो हम लोग के लेवल का ये नहीं है, समझ रहे? इसको राइबोसोम को निकालने का एक तरीका है, ये यूनिट है जिसको स्वेडबर्ग यूनिट भी कहा जाता है, और इसका कुछ नहीं है। इसको इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, मतलब इसको जोड़ नहीं सकते हो। जैसे हम लोग पढ़ेंगे आगे, जैसे 80S राइबोसोम है ना, वह देखो 60S राइबोसोम और 40S राइबोसोम से बना होता है। अब आप बोलोगे कि 60 40 80 कैसे हुआ, 100 होना चाहिए। तो ये एक तरह का इंटेंसिव यूनिट होता है जिसको हम लोग जोड़ नहीं सकते। बहुत सारा ऐसा यूनिट होता है हम लोग जोड़ नहीं सकते। जैसे मास, मास समझते हैं, मात्रा, उसको जोड़ सकते हैं। जैसे 5 kg 5 kg कितना हो गया? 10 kg। लेकिन टेम्परेचर को नहीं जोड़ सकते हो, टेम्परेचर को नहीं जोड़ सकते आप। जैसे मान लो ये बॉल है ना, बॉल मतलब कटोरा समझ लो, इसमें मान लो वाटर है, इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, और इसमें भी वाटर है 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब दोनों वाटर को हम लोग एक बड़े गमले में डाल देते हैं, इसका टेम्परेचर कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा? होगा? नहीं होगा जी, 100 ही रह जाएगा। इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। तो ये इसमें ज़्यादा माइंड मत लगाओ, हमने बोला था ना वहाँ बता देंगे, इसमें घबराओ नहीं। जो बताते जा रहे हैं उसको माइंड में रखते जाओ। आप लोग का सिलेबस 0 है ना, आप लोग का सिलेबस 0 है। फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में जाओगे तो 0 हो जाएगा, कुछ भी नहीं है, समझ रहे हो? बिल्कुल इजी है आप लोग का सिलेबस। आप लोग को बताए थे ना, हम लोग जब फर्स्ट ईयर में थे
तो हमने जैसे हम लोग पास आउट करके जाते हैं, हम लोग यही इंटर वाला बायोलॉजी लिखते हैं, है ना, बोन्स वगैरह के बारे में आया, तो एनसीईआरटी का हम लोगों ने लिखा हुआ था, पूरा ऊपर से नीचे काट दिया गया। एनसीईआरटी बिल्कुल बेसिक्स बुक है, इसमें कुछ नहीं है, छोटा छोटा पॉइंट्स है ना। और जितना एनसीईआरटी का डाटा है वो सही नहीं है, लेकिन चलो चूंकि उसी से आपका नीट निकालना है, तो हमें तो मेन कॉलेज में जाना है, तो नीट निकालना पड़ेगा, तो एनसीईआरटी को आप कैसे बोल सकते हो। तो उसमें डाटा बहुत सारा है जो एवरेज करके दिया हुआ है, एक्यूरेट दिया नहीं है, समझ रहे हो। तो लेकिन हम लोग को पढ़ाना पड़ता है, वही चीज़ है, वही डाटा हम अपना यूज कर लेते हैं, हम लोग के इंटरनल एग्जाम में यूज कर लेते थे, तो क्या होता था, गलत कर दिया जाता था। तो समझिए इसको, है ना। आप लोग इतना पढ़ रहे हो, हम लोगों को इतना पढ़ना पड़ता है ना, अभी भी, है ना, बहुत सारा मीनिंग्स वगैरह है जो भी है। तो अब जो पढ़ रहे हैं हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना, इसके बारे में समझना जरा बड़ा इंपॉर्टेंट है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम से क्या पता चल रहा है भाई, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके नाम से क्या पता चल रहा है, इंडो मतलब क्या होता है, इनसाइड, प्लाज्मिक मतलब होता है साइटोप्लाज्मा, है ना, साइटोप्लाज्मा। और रेटिकुलम मतलब क्या होता है, जाल, है ना, ट्रैप, इसको जाल हिंदी में ही लिख देते हैं। तो हमारे साइटोप्लाज्मा में विशेष प्रकार का जाल देखा जाता है, और वो जो जाल होता है वो ट्यूबुल्स का होता है। आप लोग ट्यूबुल्स समझ रहे हो ना अच्छा से, ट्यूबुल्स मतलब पाइप जैसा, बहुत छोटा छोटा पाइप, उसी को हम लोग ट्यूबुल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्यूबुल बोलते हैं। तो पाइप के जैसा रचना होता है, और ये पूरे लगभग हमारे कोशिकाओं में छाया हुआ रहता है, इसीलिए इसको कहा जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको पूरे सेल में रहता है ना, जैसे हमने यहाँ पर बनाया ये सेल, कोशिका, ये बाहरी जो ये बाउंड्री होता है, इसको कहा जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। और अंदर में एक बड़ा सा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियस। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जो भी गैप होता है, दोनों के बीच में जो भी गैप होता है, इसको कहा जाता है साइटोप्लाज्मा, ठीक है। अब ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यह जाल, नाम ही से पता चला है जाल नुमा रचना है ना। तो यह पूरे जाल, इस तरह से जाल के जैसा ये पूरे साइटोप्लाज्मा में फैला हुआ रहता है। मतलब न्यूक्लियस के बाउंड्री से लेके, न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन से लेकर के यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना, कोशिका झिल्ली तक यह फैला हुआ होता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, जाल नामक रचना। समझ रहे बात को समझे ना। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका डिस्कवरी किसने किया भाई, एक एक करके पढ़ते हैं इसको, डिस्कवरी। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का डिस्कवरी पोर्टर साहब ने किया था। पोर्टर नाम के एक साइंटिस्ट ने किया था, है ना, ये है साइंटिस्ट, ठीक है। उसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यह सिंगल मेम्ब्रेनस होता है, मतलब इसमें एक ही झिल्ली होती है, दो झिल्ली नहीं होती। इससे पहले वाला जो पढ़े थे उसमें दो झिल्ली थी, बाहरी झिल्ली और भीतरी झिल्ली, बट यह एक ही झिल्ली का बना हुआ सेल ऑर्गेनल है। सेल ऑर्गेनल मतलब कोशिकांग, कोशिका का अंग, कोशिका के अंग को कोशिकांग कहा जाता है। तो यह कोशिका का एक प्रकार का अंग है, ठीक है। क्या लिखेंगे, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को भाई हम लोग शॉर्ट में ही लिखेंगे, इसका शॉर्ट भी लिखा जाता है ER। क्या पढ़ते हैं इसको, ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो सबसे पहली बात, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज सिंगल membranous
सेल ऑर्गेनली, सेल ऑर्गेनली, ठीक है। दूसरी बात, यह स्मॉल, बहुत छोटा टीनी ट्यूबुल्स, ट्यूबुल मतलब होता है छोटा पाइप, जैसे आप लोग देख रहे हैं ना ये ट्यूबलाइट, इसी को ट्यूब कहते हैं। और बहुत छोटा ट्यूब जब होता है उसको बोलते हैं ट्यूबुल्स। क्या बोलते हैं? ट्यूबुल्स। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत छोटे छोटे सूक्ष्म ट्यूबुल्स होते हैं और यह पूरे साइटोप्लाज्मा, दिखा रहे हैं ना, पूरे साइटोप्लाज्मा में यह बिखरा रहता है, ठीक है। तो लिखेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज टिनी। टिनी मतलब क्या होता है? देख लो, गांव घर में टिनिया बोला जाता है, छोटा बच्चा होता है उसको टेनिया बोलते हैं। टेनिया एक्चुअली में टिन्नी को ही बोलते हैं। टेनिया मतलब होता है छोटा, समझ रहे हो? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज टिन्नी, है ना, टिन्नी ट्यूबुल्स scattered in whole साइटोप्लाज्मा, पूरे के पूरे साइटोप्लाज्मा में यह आपको स्कैटर्ड होता हुआ दिखाई देता है, पूरा स्कैटर्ड होता है। स्कैटर्ड मतलब क्या होता है? बिखरा हुआ, बिखरा हुआ, है ना। उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी इसके आगे पढ़ेंगे। दोनों का दोनों जो होता है, दोनों का स्ट्रक्चर सेम होता है, दोनों का स्ट्रक्चर सेम होता है एकदम, लेकिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो भी स्ट्रक्चर होते हैं वो बिखरे हुए रहते हैं, लेकिन गोल्जी बॉडी आपको एक ही जगह कहीं लोकलाइज देखा मिलता है, एक ही जगह प्रेजेंट होता है, इसलिए गोल्जी बॉडी को कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है, बट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कॉम्प्लेक्स नहीं कहा जाता है, क्योंकि ये बिखरे हुए रहते हैं, क्योंकि ये क्या होता है? बिखरे हुए रहते हैं, इसीलिए इसको कॉम्प्लेक्स नहीं कहा जाता है। कॉम्प्लेक्स मतलब होता है जटिल चीज, है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज सेम एज Golgi body, but it not form complex। देखो कॉम्प्लेक्स मतलब क्या होता है? देखो जैसे 10 लोग हो, 10 लोग हैं हम अपने घर में, अब 10 क्या है? अलग अलग है, एक दूसरे से नहीं बनता है, तो कोई भी आप पे आक्रमण करके आपसे जीत जाएगा ना। तो वो, लेकिन 10 आदमी अगर एक साथ रहो, कोई भी आक्रमण करेगा तो क्या होगा? 10 एक साथ लड़ोगे तो 10 क्या हो गए? यहां पर कॉम्प्लेक्स हो गए, आपको फिर जल्दी हराना मुश्किल है ना। वही चीज है यहां पर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कॉम्प्लेक्स नहीं बनाता है, क्योंकि ये क्या होता है? बिखरा हुआ रहता है। क्या रहता है? बिखरा हुआ रहता है, लेकिन गोल्जी बॉडी बनाती है। उसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, चूंकि देखो भाई हमने बताया है कि ये कैसा होता है? सिंगल मेम्ब्रेनस। सिंगल मेम्ब्रेनस मतलब इस तरह का, एक ही झिल्ली है ना जी, एक ही झिल्ली है, सिंगल मेम्ब्रेनस होता है। और चूंकि यह पूरे साइटोप्लाज्मा में फैला हुआ रहता है, इसीलिए इसको सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन्स भी कहा जाता है, या सिस्टम्स ऑफ ट्यूबुल्स भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन्स या सिस्टम ऑफ ट्यूबुल्स, है ना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम is known as system of membranes या system of tubules। सिस्टम ऑफ ट्यूबुल्स, ठीक है। अब देखते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किन किन जीवों में पाया जाता है और किन किन जीवों में नहीं पाया जाता है, ये बात है ना।
ऑकुरेंस। ऑकुरेंस मतलब कहाँ पाया जाता है, कहाँ मिलता है, प्राप्ति स्थान कहाँ है। तो हमने आपको बताया था कि कोशिकाएं जो सेल होती है दो प्रकार का होता है, प्रोकैरियोट सेल, यूकैरियोट सेल। प्रोकैरियोट सेल में बैक्टीरिया आती हैं और यूकैरियोट सेल में बैक्टीरिया को छोड़ करके, है ना, अन्य जीव आते हैं, है ना, जैसे प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, है ना, एनिमिलिया, इन सब में आपको यूकैरियोट आता है। तो कहने का मतलब ये है कि प्रोकैरियोट की कोशिकाओं में, बैक्टीरिया की कोशिकाओं में ये एब्सेंट होता है, बट यूकैरियोट की सेल्स में, कोशिकाओं में यह प्रेजेंट होता है। तो लिख रहे हैं पहली बात, ऑकुरेंस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स, है ना। प्रोकैरियोट्स में एक याद रखो, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, ये सब इसमें आते हैं। बट इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स। बट इसमें भी अपवाद है, कुछ ऐसे भी यूकैरियोट्स होते हैं जिनमें यह नहीं पाया जाए। यूकैरियोट्स में कौन होगा, प्लांट आ जाएगा, एनिमल आ जाएगा, ये सब आ जाएंगे, प्रोटिस्टा आ जाएंगे, है ना। तो कुछ यूकैरियोट सेल में नहीं पाया जाता, है ना। जैसे हम लोग में देखा जाए तो हमारे स्पर्म सेल में यह एब्सेंट होता है, स्पर्म सेल में यह एब्सेंट होता है। तो इसको लिखना जरूरी है। इन स्पर्म, है ना, एंड आरबीसी सेल्स। स्पर्म में नहीं होता है, आरबीसी में भी। आरबीसी, आरबीसी समझते हो, रेड ब्लड सेल। हमारे ब्लड में ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पाया जाता है। उसका कारण ये है, हम लोग ब्लड सेल इस तरह का होता है हमारा, डम्बेल से फिट, है ना। और आरबीसी के अंदर में इसमें इतना सारा हीमोग्लोबिन होता है, बहुत सारा हीमोग्लोबिन होता है। उस हीमोग्लोबिन के कारण इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता है, क्योंकि वो जगह छेक लेता है, इसलिए ये बनता नहीं है, है ना। और स्पर्म में तो केवल आपको न्यूक्लियस या माइटोकॉन्ड्रिया होता है, उसके अलावा गोल्जी बॉडी, उसके अलावा इसमें नहीं मिलता है। तो इसको आप लोग याद रखोगे। ये ऑकुरेंस था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। अब इसका हम लोग थोड़ा सा स्ट्रक्चर पढ़ना पड़ेगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। सब लिखते हो ना भाई, सब लोग लिखते हो ना, समझ रहे हो। ठीक है, इसको जरा आप लोग लिखें 10 मिनट में, है ना, 5 मिनट में इसको जरा लिखो, 5 मिनट आपका रेस्ट भी हो जाएगा।
अभी जो जो चीजें बोलते हैं कि इसको बस उसको ध्यान में रखना है, बस आगे चल के सब कुछ पढ़ोगे, डिटेल में पढ़ाएंगे, है ना। सब कुछ का डिटेल लिख लिया है इसको ना। तो अब चलते हैं हम लोग, इसलिए थोड़ा बीच में हमने गैप दे दिया कि आपका माइंड सैचुरेट ना हो, है ना। अब चलते हैं हम लोग, वैसे तो ये आपको चला ही जाएगा, ग्रुप में चला जाता है तो लिख लेते हैं आप लोग। उसके बाद हम लोग चलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर, है ना। स्ट्रक्चर ऑफ, इसको शॉर्ट में ही लिखेंगे, बार बार बहुत बड़ा लिखना संभव नहीं होता। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस के पास होता है इस तरह से, ये न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये है न्यूक्लियस। हमने क्या किया है, थोड़ा सा काट करके दिखा रहे हैं, पूरा सेल नहीं दिखा रहे हैं, काट करके दिखा रहे हैं, जिसमें खाली हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो। ये आपका ये आ गया, ये आ गया आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियस जो होता है ना हमारा, वह भी दो मेम्ब्रेन की बनी होती है ना, डबल मेम्ब्रेनस होती है। ये बाहर वाली मेम्ब्रेन होती है, ये अंदर वाली मेम्ब्रेन होती है, और यहीं से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम निकलता है इस तरह से। ये इस तरह से आपको ज्यादातर देखा क्या जाता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है, यह न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन से स्टार्ट होता है और यह फैलते हुए आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक पहुंच जाता है इस तरह से। हो सकता है कि पूरा पूरा ना पहुंच पाए, लेकिन हमने ये पहुंचा दिया, है ना। बोला ना, इसका कोई लिमिट नहीं होता है कहां पर ये होगा, कैसा होगा। तो ये हमने एक आउटलाइन मैप बनाया है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यह न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन को भी बनाता है। न्यूक्लियस का जो ये मेम्ब्रेन होता है, उसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही बनाता है। न्यूक्लियस का ये जो दोनों मेम्ब्रेन होता है, इस मेम्ब्रेन को कहा जाता है न्यूक्लियर इन्वेलप। इन्वेलप समझते हैं आप लोग, बताया भी था। इन्वेलप मतलब होता है किसी चीज को ढकने वाला। जैसे हम लोग फॉर्म वगैरह क्या करते हैं, इन्वेलप में डाल करके पोस्ट करते थे पहले, तो न्यूक्लियर इन्वेलप, ठीक है। उसको टाइम देंगे बनाने के लिए, उसको भी मत बनाइए, उसको टाइम देंगे बनाने के लिए डीपीपी को, ठीक है। न्यूक्लियस का जो झिल्ली होती है उसी को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर इन्वेलप। दो झिल्ली होती है, बाहरी और भीतरी। न्यूक्लियस का जो इन्वेलप है वह कौन बनाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कौन बनाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरी बात, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को आप अगर गौर करके देखोगे तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में के झिल्लियों में, मेम्ब्रेन्स में एक विशेष प्रकार का स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं राइबोसोम। क्या बोलते हैं इसको, जो रेड कलर का हमने दिखाया है इसको कहा जाता है राइबोसोम। तो चूंकि इस पे राइबोसोम होता है,
तो न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन में भी आपको राइबोसोम दिखाई देते हैं। ये आपको नियर न्यूक्लियस राइबोसोम आपको बहुत सारे दिखाई देते हैं। ठीक है, तो कुछ पार्ट में जो न्यूक्लियस के नजदीक जो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसमें राइबोसोम दिखेगा, लेकिन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साइड में होता है उसमें आपको राइबोसोम नहीं दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है। अब देखो राइबोसोम होने के कारण ये रफ दिख रहा है। कैसा दिख रहा है? रफ दिख रहा है। जैसे आप अभी ये स्मूथ है, स्किन क्या है? स्मूथ है। अब इसी में घमौरियां निकल जाए तो कैसा दिखेगा? रफ। तो उसी तरह राइबोसोम इसमें प्रेजेंट है तो ये रफ दिखता है, इसलिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसमें राइबोसोम होते हैं उसे कहा जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना। और ये देख लो किधर के साइड में है? न्यूक्लियस के साइड में। किधर है? न्यूक्लियस के साइड में। और वैसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसमें राइबोसोम आपको नहीं दिख रहे हैं तो उसको कहा जाता है स्मूथ, चिकना, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक प्रेजेंट होता है। दूसरी बात, हमने तो एक ही दिखा है, इसमें फैला होगा पूरा चारों तरफ, है ना, गोल है तो चारों तरफ यह फैला हुआ होता है, जिसके कारण यह सेल को दो कंपार्टमेंट में बांट सकता है ना। ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर में जो कंपार्टमेंट बन जाता है, ये एक्चुअली में हमने पतला दिखाया ना, ये बहुत चौड़ा होता है, इस तरह का होता है, इस तरह का होगा। देखो कितना बड़ा बड़ा जगह है, कंपार्टमेंट बना हुआ है। कंपार्टमेंट समझते हो? अपार्टमेंट वही है। तो बहुत बड़ा बड़ा अंदर में जगह होता है, ठीक है, जिसमें आप अपना घर भी बना सकते हो। तो इसको कहा जाता है ल्यूमिनल कंपार्टमेंट, ल्यूमिनल कंपार्टमेंट, ठीक है। और जो इसके बाहर है, जैसे ये एक्स्ट्रा ये ल्यूमिनल कंपार्टमेंट है, इसके अंदर वाला, इसके बाहर वाला जो कंपार्टमेंट होगा, है ना, इसको कहा जाता है एक्स्ट्रा ल्यूमिनर कंपार्टमेंट, है ना। इसको मेरे हिसाब से हम लोग को थोड़ा सा एनसीईआरटी का डायग्राम देखना चाहिए। किसके लिए? बस इसको समझने के लिए, ल्यूमिनल कंपार्टमेंट और एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट। तो हम लोग के पास सुविधा है तो हम लोग इसका उपयोग करेंगे। तो हम लोग चलेंगे एनसीईआरटी पे थोड़ा सा, उसमें बहुत अच्छा से फिगर 3 डायमेंशनल दिया हुआ है। एनसीईआरटी का फिगर बहुत ही, जो एनसीईआरटी लिखते हैं वो बहुत ज़्यादा हाईली क्वालिफाइड टीचर्स होते हैं, है ना, ऑल इंडिया में बहुत ज़्यादा हाईलीफाइड होते हैं। तो इसमें जो भी आपको लाइंस लिखी होती हैं वो लाइन बहुत सोच समझ करके, है ना, बहुत बार इसका टेस्ट होता है तब जाकर के ये मार्केट में आता है, इसलिए हम लोग बार बार एनसीईआरटी एनसीईआरटी कहते हैं। बट बेचारे को एक मेंटेन करके चलना है। 11-12 का बच्चा इतना सा माइंड होता है तो उनको उतना ही पढ़ाना होता है, तो थोड़ा सा इसमें दिया जाता है। ये देखिए मिल ही गया हमें। तो यहां पर देखो यहां पर ये क्या दिखा रहा है? ये न्यूक्लियस, ये क्या है? अपना ही फिगर है। और ये क्या है? न्यूक्लियस का इन्वेलप। क्या है? न्यूक्लियस इन्वेलप, न्यूक्लियस इन्वेलप। ये ओरिजिनल एक तरह का फिगर बोल सकते हैं आप, है ना।
और ये देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दिख रहा है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये इसका मेम्ब्रेन है, ठीक है। अब ये देखो आप, ये वाला स्ट्रक्चर, ये अंदर वाला पार्ट, ये पूरा का पूरा अंदर वाला ये पार्ट है, ये वाला पार्ट। तो इसी पार्ट को कहा जाता है ल्यूमिनल पार्ट। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? ल्यूमिनल पार्ट या कंपार्टमेंट, ठीक है। उसके अलावा बाहर, इसके बाहर, जैसे ये बाहर हो गया ना साइटोप्लाज्मा के तरफ, इसके बाहर वाला पार्ट को कहा जाता है एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट या पार्ट, समझ रहे हो। और ये गोल गोल दिख रहा है, यही क्या है? राइबोसोम। यही क्या है? राइबोसोम, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे ये वाला पार्ट आपको दिख रहा है, ये वाला पार्ट क्या होगा? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या होगा? रफ होगा। बट यहां पर देखो नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसको हम लोग वहीं पर लेके चले जाते हैं, इसको हमने यहीं पर लेके आ गए, है ना, ताकि आप जब रिवाइज करो तो पता चले, ठीक है। न्यूक्लियर पोर या न्यूक्लियस का जो मेम्ब्रेन होता है ना, उसी में ये प्रेजेंट होता है। क्योंकि भाई न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्मा से रिलेशन करना है, मटेरियल का एक्सचेंज करना होता है, आदान प्रदान होता है, तो यह एक तरह का खिड़की है। जैसे हमने पढ़ा ना प्लाज्मोडेस्माटा, सेल के बाहर, सेल में होता है प्लाज्मोडेस्माटा, तो न्यूक्लियस में भी न्यूक्लियर पोर होते हैं, है ना। और ये न्यूक्लियस पोर को गार्ड करने के लिए कुछ विशेष प्रकार के प्रोटीन होते हैं जिसको बोलते हैं एनुलस, पढ़ेंगे वहां पे, ठीक है। तो न्यूक्लियस का यहाँ कोई चर्चा नहीं, ठीक। तो हमने हेडिंग डाल दिया था स्ट्रक्चर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ध्यान दीजिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गौर से अगर देखोगे तो यह 3 प्रकार के स्ट्रक्चर से बना हुआ होता है। हमने तो फिगर को अच्छा करने के लिए एक ही तरह का ऐसे कर दिया, बट देखो एक्चुअली में यहां पर आपको दिख जाएगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 3 पार्ट से मिलकर बना होता है, सिस्टर्नी, वेसिकल्स और ट्यूबुल्स। 3 प्रकार के स्ट्रक्चर से मिलकर के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनता है। तो लिखेंगे पार्ट्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या लिखेंगे? पार्ट्स। उसका पार्ट्स क्या क्या होता है? पार्ट्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का 3 पार्ट्स होता है। पहला होता है सिस्टर्नी, दूसरा होता है वेसिकल्स, और तीसरा जो होता है वो आता है ट्यूबुल्स। और सभी बिखरे हुए रहते हैं, आपको समझ में नहीं आएगा कौन सा पार्ट कौन सा है, आपको समझ में नहीं आएगा। जब उसको गहन अध्ययन किया जाता है तब आपको इस तरह से, नहीं तो बाकी ये तीनों एक ही जैसे दिखते हैं। तीनों क्या होता है? एक ही जैसा दिखेगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। जैसे सिस्टर्नी जो होती है सिस्टर्नी यह इस प्रकार से होती है, ये पैरेलल फ्लैट स्ट्रक्चर होते हैं। फ्लैट होता है, पैरेलल होता है। कैसा होता है? फ्लैट होता है और पैरेलल स्ट्रक्चर होता है। और सिस्टर्नी के ऊपर में आपको राइबोसोम देखने को मिल जाते हैं। सब में राइबोसोम आपको दिखेगा। तो राइबोसोम होने के कारण क्या होता है? यह रफ टाइप का हो जाता है, ग्रेनुलर हो जाता है, दानेदार हो जाता है। यह है आपका राइबोसोम।
ठीक है, तो सिस्टर्नी में क्या लिखेंगे? दीज आर पैरेलल, समानांतर है ना, पैरेलल, दीज आर पैरेलल फ्लैटेंड। फ्लैट मतलब क्या होता है? चपटा। फ्लैट मतलब चपटा। ब्रांच, ब्रांच नहीं होता है, अनब्रांच्ड होता है, शाखा नहीं होता है इसमें। शाखा है क्या? शाखा मतलब ये हुआ, इस तरह से शाखा निकलना, ब्रांचिंग हुआ, ये ब्रांच नहीं होता। तो ये सिस्टर्नी जो होते हैं यह अनब्रांच होते हैं। एंड अनब्रांच्ड स्ट्रक्चर, अनब्रांच्ड स्ट्रक्चर। दूसरी बात, इसमें राइबोसोम पाया जाता है, इसलिए कैसे होते हैं? ग्रेनुलर होते हैं, मतलब दानेदार होते हैं। तो लिखेंगे दीज आर ग्रेनुलर। ग्रेनुलर मतलब होता है दानेदार। दीज आर ग्रेनुलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम, राइबोसोम। ठीक है, अब सिस्टर्नी के बाद आता है वेजिकल्स। अब वेजिकल्स जो होते हैं या अंडाकार होते हैं। क्या होते हैं? अंडाकार होते हैं इस तरह से, और इनमें राइबोसोम, इनमें भी राइबोसोम आपको दिख जाएगा। तो वेजिकल्स क्या होते हैं? या ओवल स्ट्रक्चर होते हैं। दीज आर ओवल, ओवल मतलब अंडाकार, ओवल अनब्रांच्ड, ये भी ब्रांच नहीं होते, शाखाएं नहीं होती इनमें। दीज आर ओवल अनब्रांच्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, ये भी क्या होंगे? ग्रेनुलर, दानेदार होंगे ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम। These are also granular due to presence of ribosome, राइबोसोम। वेजिकल्स के बाद ट्यूबुल्स। ट्यूबुल्स, ट्यूबुल्स ये ब्रांच्ड होते हैं, ये देखो इस तरह से। इस तरह का ये प्रेजेंट होता है, आपको मेन फिगर में नहीं दिखेगा। एनसीईआरटी का भी फिगर है, देखो नहीं दिखेगा, क्योंकि उसको जब बहुत अच्छे से देखा जाता है तब दिखता है। ये ट्यूबुल्स जो होता है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ कभी कभी बिखरा हुआ रहता है। ठीक है, तो ट्यूबुल्स जो होता है इसमें राइबोसोम एब्सेंट होता है, राइबोसोम इसमें नहीं होता है, और यह ट्यूबुलर होता है। ट्यूबुलर मतलब ट्यूब जैसा है ना, जस्ट ट्यूब जैसा है, और यह ब्रांच्ड होता है। तो ट्यूबुल्स के बारे में क्या लिखेंगे? दीज आर ट्यूबुलर, ट्यूब है ना, ट्यूब जैसा। दीज आर ट्यूबुलर एंड ब्रांच्ड स्ट्रक्चर। शाखा है ना इसमें, ब्रांच निकल गया, देखो ब्रांच, ब्रांच्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, दूसरी बात, इसमें राइबोसोम एब्सेंट, देयर इज नो राइबोसोम, है ना। अब ये तीनों पार्ट मिलकर के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाते हैं। तीनों पार्ट मिलकर के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना देता है भाई, समझ रहे हो? मेन फिगर में आपको नहीं दिख रहा है, बट ये तीनों होते हैं, और ये तीनों स्कैटर्ड होते हैं, है ना। और सेम टू सेम यही तीनों गोल्जी बॉडी में भी आपको दिखेंगे। गोल्जी बॉडी में भी इसको पढ़ाएंगे, सिस्टर्नी, वेजिकल्स, ट्यूबुल्स, लेकिन वहां एक जगह होता है सभी। लेकिन ये सब क्या होते हैं? स्कैटर्ड होते हैं, इसीलिए इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कॉम्प्लेक्स नहीं कहा जाता है ना। ये पार्ट्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ये स्ट्रक्चर था इसका।
पार्ट्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब टाइप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टाइप आप समझ रहे हो, दो तरह का होगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसको लिखते हैं हम लोग हेडिंग टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, शॉर्ट में लिख दिया हमने, है ना। तो यह दो प्रकार का होता है, इट इज टू टाइप ए एंड बी। ए को बोला जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, शॉर्ट में भाई याद रखना, एक बार ही लॉन्ग लिखेंगे रफ ईआर। तो जाहिर सी बात है इसको रफ ईआर क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें राइबोसोम होता है। तो क्या होगा परिभाषा इसका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैविंग मतलब रखना, हैविंग राइबोसोम, तो इसी को क्या बोलते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद क्या होगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इसको कहा जाता है SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें क्या होगा, राइबोसोम एब्सेंट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नोट हैव राइबोसोम, है ना। और कोई अंतर, तो इसमें हम लोग कुछ अंतर पढ़ते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक में क्या अंतर होता है, दोनों का काम अलग अलग होता है, रफ का अलग होता है और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का अलग होता है। बहुत जगह ऐसा देखा गया है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये मॉडिफाई हो जाता है किसी अन्य चीज में, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी मॉडिफाइड हो जाता है किसी अन्य फॉर्म में। तो यहां से हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन रफ एंडोप्लाज्मिक एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक। उसके बाद मॉडिफिकेशन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ का क्या मॉडिफिकेशन होता है, स्मूथ का क्या मॉडिफिकेशन होता है। मॉडिफिकेशन मतलब अपने आप को चेंज कर देना, अपने आप को चेंज कर देना, कभी कृष्ण बन जाना, कभी राम बन जाना, मॉडिफिकेशन हुआ कि नहीं, तो वही मॉडिफिकेशन। और तीसरा जो पार्ट हम लोग इसमें पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन बहुत ज्यादा होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन बहुत ज्यादा हो जाता है। डीपीपी आज सॉल्व करना है। तो यहां पर हमने क्या पढ़ेंगे, डिफरेंस बिटवीन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो इधर लिखते हैं हम लोग रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और इधर लिखते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दोनों में क्या क्या अंतर आपको दिख सकता है, सब हम लोग देख के पढ़ेंगे जो फिगर में लिखे हुए हैं। सबसे पहली बात, पहला जो लाइन अंतर क्या होगा, इसमें राइबोसोम होता है, उसमें राइबोसोम नहीं होता है। तो पहला क्या होगा, राइबोसोम इज प्रेजेंट, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, राइबोसोम इज एब्सेंट। पहला बात हो गया। दूसरी बात, आप लोग बता सकते हो कि रफ इंडो, तीनों पार्ट जो हमने पढ़ा था रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, इसमें से तीनों में से कौन कौन बनाएगा, सिस्टर्नी और वेसिकल्स किसको बनाएगा, रफ को,
और ट्यूबुल्स किसको बनाएगा? स्मूथ इंडो। समझ गए? क्योंकि राइबोसोम नहीं है। तो इसमें लिखेंगे दूसरा पॉइंट, सिस्टर्नी एंड वेसिकल्स फॉर्म्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और यहां पर लिखेंगे ट्यूबुल्स फॉर्म स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है। तीसरी बात, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किधर के साइड में था? न्यूक्लियस के साइड या मेम्ब्रेन के साइड? न्यूक्लियस के साइड। किधर था? न्यूक्लियस के साइड। और ये किधर पाया जाता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साइड। उधर ही लिखे थे ना मेन फिगर में। तो यहां पर लिखेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट नियर न्यूक्लियस और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट नियर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है। अब देखो, रफ जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था उस पर राइबोसोम था, इस तरह से था। तो राइबोसोम को गिर जाना चाहिए, यहां से इसके सरफेस से क्या होना चाहिए? गिर जाना चाहिए। जैसे हम लोग इस सरफेस पे अगर बालू रखेंगे तो क्या होगा? गिर जाएगा। तो नहीं गिरने से बचाने के लिए क्या करते हैं हम लोग? उसमें ग्लू वगैरह लगाते हैं, गोंद वगैरह लगाते हैं। बचपन में फिगर वगैरह बनाते थे ना, तो उसमें क्या करते थे? बुरादा डालते थे। पहले उसमें ग्लू डाल देते थे, बुरादा डालते। तो यहां पर भी राइबोसोम इधर उधर ना करे तो यहां पर एक विशेष प्रकार का ग्लू पाया जाता है, गोंद टाइप रचना पाई जाती है, जिसको कहा जाता है राइबोफोरिन। क्या बोलते हैं इसको? देखो नाम से ही पता चल रहा है, राइबोफोरिन मतलब राइबोसोम को यह अटैच करके रखता है सतह पर, है ना, एंडोप्लाज्मिक के सतह पर, या इसको इसको बना करके रखता है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के देखो राइबोफोरिन जो होता है वह दो तरह का होता है, फर्स्ट एंड सेकेंड। दो तरह का होता है, फर्स्ट एंड सेकेंड। तो राइबोफोरिन जो होता है वह रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाया जाता है। इसका काम क्या होता है? राइबोसोम को ग्लू करना। इसमें जरूरत नहीं होता है। तो यहां पर लिखेंगे अगला पॉइंट, राइबोफोरिन फर्स्ट एंड सेकेंड प्रेजेंट which glued the ribosome। उसके बाद इसमें क्या होगा? राइबोफोरिन एब्सेंट। राइबोफोरिन फर्स्ट एंड सेकेंड एब्सेंट। ठीक है। ठीक है। उसके अलावा जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना, वो ज्यादा स्टेबल होता है। वो क्या होता है? ज्यादा स्टेबल होता है इन कंपैरिजन टू स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये लेस स्टेबल होता है, ये जल्दी नष्ट हो जाता है, और ये क्या होता है? ज्यादा स्टेबल। इसका स्टेबिलिटी का कारण होता है राइबोसोम। क्या होता है? राइबोसोम। पढ़ाएंगे कि रफ एंडोप्लाज्मिक राइबोसोम जो होता है वो प्रोटीन बनाता है, और जिसके पास प्रोटीन ज्यादा होता है वो ज्यादा स्टेबल। हमारे शरीर में देखो, अब देखो दो प्लेयर को देखो आप, एक विराट कोहली को देखो, एक रोहित शर्मा का देखो। रोहित शर्मा का बॉडी थोड़ा सा ज्यादा मोटा है, फैटी है, और उसका पतला है। लेकिन विराट कोहली का शरीर का स्टेमिना अलग है, क्योंकि वो खाली प्रोटीन खाते हैं। जो भी फूड वगैरह होता है खाली प्रोटीन का। रोहित शर्मा वगैरह बड़ा पाव, छोटा पाव, बर्गर सब कुछ खाते हैं,
फिटनेस दोनों रखते हैं, लेकिन स्टेमिना किस में ज्यादा है? विराट कोहली में ज्यादा तेज है, इंजरी कम होता है। तो वही बात है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? मोर स्टेबल होता है, ये लेस स्टेबल होता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज मोर स्टेबल, उसके बाद स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज लेस स्टेबल, है ना? लेस स्टेबल। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम होता है? इसका मेन काम होता है प्रोटीन बनाना। क्या बनाना? क्योंकि इसके पास राइबोसोम है। राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। हमारे कोशिकाओं में जो भी प्रोटीन होती है वह राइबोसोम बनाता है, और राइबोसोम किसके पास है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये प्रोटीन बनाता है। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या ग्लाइकोजन, लिपिड, बहुत बढ़िया, लिपिड, फैट, है ना, स्टेरॉइड, ये सारी चीजें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है ना? तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये क्या करेगा? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोड्यूसेस लिखना यहां सही नहीं है, क्या लिखेंगे? सिंथेसिस द प्रोटीन। क्यों बनाता है प्रोटीन? राइबोसोम। क्यों स्टेबल ज्यादा होता है? राइबोसोम। राइबोफोरिन क्यों होता है? राइबोसोम के कारण। रफ क्यों कहलाता है? सब तो राइबोसोम पे डिपेंड है। अंतर ही तो राइबोसोम के कारण हुआ है, और तो कोई अंतर नहीं था, बस उसी के कारण देखो कितना अंतर प्रेजेंट हो रहा है ना? उसके बाद ये न्यूक्लियस के पास क्यों प्रेजेंट है राइबोसोम? क्योंकि हमारा जो न्यूक्लियस होता है वह राइबोसोम बनाता है। कौन बनाता है? तो न्यूक्लियस के पास राइबोसोम होगा कि नहीं? जहां फैक्ट्री होती है उसके आसपास उसका मटेरियल पाया जाता है कि नहीं? बहुत आया था, वही चीज है। तो इसलिए यह न्यूक्लियस के पास होता है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास राइबोसोम बहुत कम पहुंच पाता है, इसलिए स्मूथ। सारा कांड किसका है? राइबोसोम का है। तो यहां पर क्या लिखेंगे? सिंथेसिस द प्रोटीन, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसिस द ग्लाइकोजन, लिपिड, स्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड्स एक प्रकार का लिपिड ही होता है। क्या होता है? लिपिड ही होता है, पर लिपिड का प्रकार होता है स्टेरॉइड। यही है स्टेरॉइड जो आपके दवा में पाया जाता है। स्टेरॉइड्स का अमाउंट ज्यादा होता है मेडिसिन में, तो आपको ज्यादा काम करता है। स्टेरॉइड कम है तो कम काम करेगा, जिसको बोलते हैं पावर वाला दवा। ये दवा ठीक नहीं हुए, दूसरा दवा दिया ठीक हो गए, वो स्टेरॉइड्स होता है। स्टेरॉइड्स बहुत ज्यादा एक्टिव कर देता है हमारे बॉडी को। हाँ बोलिए, क्या? आर के बाद ई, उसके बाद सही है। अच्छा चलो कर देते हैं, ठीक है, सही है। बहुत स्पेलिंग ये देखती है चलो अच्छा है। हम लोग को एक ही स्पेलिंग को हजारों लाखों बार लिखना पड़ता है ना? बहुत ज्यादा है भाई। पहला स्टूडेंट मिला है, इतना स्पेलिंग देख रही है। कंसेप्ट देखिए ना, स्पेलिंग तो हो ही जाएगा। स्पेलिंग के तो आप लोग मास्टर हो कि नहीं जी? अच्छा, आप लोग तो 11th की हो ना, सही बात है, आप लोग को देखना चाहिए। टारगेट वगैरह नहीं देखते हो तो ना, कहीं कहीं पर तो देखो एक ही चीज को हम लोग को बहुत बार देखना पड़ता है। अच्छा गलती कर दोगे क्या होगा? जब आप टारगेट पढ़ोगे ना तो ये सब नहीं देखा है, उसमें कंसेप्ट देखिए, है ना? ई और ओ से कोई मतलब नहीं है। आपको एग्जाम में स्टेरॉइड लिखा होगा, स्टेरॉइड ही मारोगे, कुछ और नहीं पढ़ लोगे, है ना? ई और ओ के चक्कर में कोई बात नहीं है, लिख दिया हम, ठीक है।
स्टेरॉइड समझ गए? क्या पता है स्टेरॉइड्स के बारे में? दवाई होता है। हाँ, पावर ये बढ़ा देता है, यह एक प्रकार का लिपिड होता है। ठीक है, अब देखो हमारे शरीर में लीवर जो होता है ना, वो प्रोटीन बनाता है। लीवर का काम क्या होता है? प्रोटीन का बनाना। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यह लीवर में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? लीवर में ये ज्यादा पाया जाता है ना, ज्यादा पाया जाता है उसके, है ना। तो ये कहां पाया जाता है? एग्जाम्पल डायरेक्ट लिख देते हैं, आप लोग याद रखो, कितना लिखवाओगे हमसे? लीवर, टारगेट वाले को ठीक रहता है, शॉर्ट शॉर्ट में लिखते जाइए, वो ज्यादा अच्छा होता है, बेनिफिट्स होता है शॉर्ट में लिखना, है ना। एक लिख दिया ईआर, उसके चारों तरफ भर दिया इसे लिख करके, वो जल्दी याद होता है। लेकिन आप लोग 11-12 हो, थोड़ा सा आप लोग को लैंग्वेज की आवश्यकता होती है तो लिखना पड़ता है ना। लीवर, लीवर हो गया, तो लीवर में ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कुछ ज्यादा मात्रा में पाया जाता है लीवर सेल्स में, है ना, लीवर सेल्स में। उसके अलावा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है, यह आपको मसल सेल में देखने को मिलती है। हालांकि सभी कोशिकाओं में मिलेंगे, लेकिन इन कोशिकाओं में कुछ ज्यादा होता है। ठीक है, तो यह इसका अंतर था। यह क्या था इसका? ये इसका कुछ डिफरेंस था, है ना। आज खत्म हो सकता है, लेकिन आप लोग डीपीपी बना के लाया हो जी, प्लास्टिक का बचा हुआ था। देखो भाई, डीपीपी को मजाक नहीं समझना आप लोग, डीपीपी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग को विश्वास नहीं होगा, आप खाली डीपीपी भी बना जाओगे, आप नीट में लगभग सारा क्वेश्चन करके आ जाओगे। ये आपको बस टॉपिक दे रहे हैं, 10, 12, 15 ऐसे करके, है ना। सोचो सेल बायोलॉजी में कितना डीपीपी हो जाएगा, कितना क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद असाइनमेंट है, असाइनमेंट आपको प्रैक्टिस के लिए है, उसमें प्रीवियस और क्वेश्चन वगैरह है। लेकिन डीपीपी जो है ये बिल्कुल आजकल का पैटर्न का क्वेश्चन है। असाइनमेंट में तो प्रीवियस ईयर भी है, पुरानी एनसीईआरटी से भी है, बहुत को 2005 2004 तक का क्वेश्चन है। और ये जो है न्यू पैटर्न का है, तो डीपीपी बनाना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये छोटा छोटा आ रहा है, लेकिन डीपीपी के लिए आप लोग ऐसे डीपीपी नहीं लाया करो, एक फाइल रखो, उस फाइल में फाइल खरीदो, उसमें रखा करो। ठीक है, ऐसे नहीं लाना है, नहीं तो खत्म हो जाएगा। हाँ बोलिए। हाँ, टारगेट अलग होता है ना, टारगेट को 1 साल में पढ़ाना पड़ता है। हाँ, जैसे देखो 11-12 आपने पढ़ा, आपने नीट निकाल लिया, नीट में सिलेक्शन हो गया, ठीक है, नहीं हुआ तो क्या करते हैं? टारगेट के फॉर्म में। अभी जैसे आप 2 साल पढ़ोगे, अभी 2024-25 पढ़ोगे, तो टारगेट को 9 महीने 10 महीने में खत्म करना पड़ता है, स्पीड पढ़ाना पड़ता है। ऐसे लैंग्वेज नहीं लिख पाएंगे, ऐसे लैंग्वेज लिखेंगे तो खत्म ही नहीं होगा, है ना, शॉर्ट में लिखना पड़ता है थोड़ा सा। तो आप लोग टारगेट का क्यों सोच रहे हो, है ना। ज्यादातर जो सिलेक्शन होता है वो फाउंडेशन का स्टूडेंट से ही हो जाता है। आप लोग का दिमाग अभी बिल्कुल क्रीम है ना। अभी आप लोग जो पढ़ोगे वो माइंड में आते चलेगा, खाली उसको अच्छे से पढ़ोगे। बाद में क्या होता है, बार बार रिवाइज करके बार बार हम लोग तैयारी करते हैं, बार बार तैयारी करते हैं, तो क्या हो जाता है, बाद में ऐसा हो जाता है कि लगता है सब कुछ याद ही है, तो उतना इफेक्टिव ढंग से हम लोग पढ़ नहीं पाते उस समय, है ना। लेकिन अभी आप लोग जितना पढ़ोगे उतना फायदेमंद है। पता नहीं, संसार का नियम हम देखें, 70% स्टूडेंट का जो सिलेक्शन होता है फाउंडेशन का ही होता है, 30% ही देखा गया है टारगेट का होता है। ये सब जो हम बता रहे हैं, ये सब कोटा का एनालिसिस किया हुआ है। हम बंसल में भी 3 मंथ पढ़ाए हुए थे, तो फिर वहां बहुत दूर हो जाता था, इसलिए नहीं गए थे। बंसल खुला हुआ है ना, पटना में भी आ रहा है, तो अभी छपड़ा में उसका बहुत बड़ा ब्रांच है, बहुत बड़ा ब्रांच है उसका। 3 मंथ वहाँ पढ़ाए थे, बट हमको पसंद नहीं आया, है ना, क्योंकि अभी हम लोग का कॉलेज भी अभी बचा हुआ है, तो हम लोग नहीं जा पाए। तो ये हो गया डिफरेंस बिटवीन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम
एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इसका क्या करते हैं, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन पढ़ लेते हैं। असाइनमेंट बना के लाए आप लोग, बनाए हैं? आप नहीं बनाए हो? बनाना चाहिए ना भाई, लाए बना के असाइनमेंट। डीपीपी नहीं, हमने दिया था ना। क्या लिखे हैं भाई हेडिंग? मॉडिफिकेशन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसमें रफ भी कभी कभी मॉडिफाई। मॉडिफिकेशन मतलब समझ गए, मतलब रूपांतरण होना। इसका हिंदी होता है रूपांतरण, रूप में चेंज हो जाना, उसी को कहा जाता है मॉडिफिकेशन। तो मॉडिफिकेशन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का हम लोग देखते हैं न्यूरॉन सेल्स में। ये जो सेल्स आपको बनाए हैं, ये न्यूरॉन सेल कहाँ पाया जाता है, किसी को याद है, पता है? ब्रेन में। कहाँ पाया जाता है? ये सेल है, ये क्या है, सेल है। ये लंबी सेल्स होते हैं, लंबी कोशिकाएं होती हैं, है ना। यह हमारे ब्रेन का सेल होता है। तो नर्व सेल या न्यूरॉन सेल जो होता है, इसमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दानेदार हो जाता है, दाना के रूप में बदल जाता है। इसको कहा जाता है निसल्स ग्रेन्यूल्स। क्या बोलते हैं इसको? देखो रफ एंडोप्लाज्मिक कैसा था, ट्यूब जैसा, वेजिकल जैसा, लेकिन ऐसा यहाँ पर कैसा हो गया, दाना जैसा। कैसा हो गया? दाना जैसा, इसलिए इसका नाम है निसल्स ग्रेन्यूल्स। तो एक पॉइंट यहां पर चल जाएगा हमारा, एक पॉइंट हमारा चल जाएगा। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मॉडिफाइड इनटू निसल्स ग्रेन्यूल्स, निसल्स ग्रेन्यूल्स इन न्यूरॉन और नर्व सेल। इसको याद रखोगे। और इस पे कई बार नीट में क्वेश्चन आया है कि निसल्स ग्रेन्यूल क्या है। तो देखो ऐसे ऑप्शन देता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना, ए बी सी, है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लस राइबोसोम, है ना, डी
स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना। तो इसमें से कौन कौन आंसर हो जाएगा इसमें? पहला होगा, देखो एग्जाम में जो मोर एक्यूरेट आंसर होता है उसी को लगाया जाता है ना। तो यहां पर कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है आपको? निसल्स ग्रेन्यूल्स कौन से हैं? ए है, बी है, सी है, डी है? कौन है? बी दिख रहा है, एक को बी दिखा और एक को सी दिखा, दोनों सही है। दोनों क्या है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, इसका मतलब क्या? ER प्लस राइबोसोम। या फिर ऐसे भी लिख दिया तो ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों आंसर हो जाएगा। चाहे ये दे चाहे ये दे। हाँ, इसको इस तरह का नहीं आएगा आपको, ऐसे आएगा ना तो ई में देगा ऑप्शन बी एंड सी बोथ, ऐसे करके देगा। दो सही वाला आंसर एक साथ कभी भी नहीं देता है, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। आप लोग तो डीपीपी असाइनमेंट दिए उतना बनाने के लिए, कितना कितना क्वेश्चन है इन सबों पर। इसको याद रख लोगे, इसको याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है यार, बीबीआई है। उसके बाद मॉडिफिकेशन ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये देखो मांसपेशियों में, मसल्स में होता है। जैसे ये है आपका मसल सेल, मांसपेशियों की कोशिकाएं लंबी होती हैं बेचारी। इसमें देखो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यह दो तरह के ट्यूब में बदल जाता है। ये जो इस तरह का ट्यूब है इसको बोलते हैं टी ट्यूबुल, और इस तरह का जो ट्यूबुल है इसको कहा जाता है एल ट्यूबुल, और इन दोनों को मिलाकर के कहा जाता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो कहने का मतलब क्या है कि मांसपेशियों में, मसल सेल में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस में बदल जाता है? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बदल जाता है। यह दो प्रकार का होता है, टी ट्यूबुल और एल ट्यूबुल, जिसमें से एल ट्यूबुल जो होता है वह कैल्शियम का प्रवाह करता है मसल्स में, जिसके कारण हमारा मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है। मांसपेशी जैसे ऐसे किए हुए, हमारा मांसपेशी जितना भी है सब रिलैक्स है, फिर ऐसे जैसे कर रहे हैं तो यहाँ मोड़ा रहे हैं ना, तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है यह कैल्शियम की उपस्थिति में होता है, बट इस कैल्शियम का सप्लाई कौन करता है? एल ट्यूबुल। ये दोनों बाद में भी आएंगे, लेकिन अभी आपको याद रख के इसको निपटा देना है। मसल्स पढ़ाएंगे तो ये आएगा फिर, है ना, लेकिन अभी ही निपटा देना है, बस यही है, लास्ट है ना, ज्यादा नहीं। मॉडिफिकेशन है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो क्या लिखेंगे? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज modified into sarcoplasmic रेटिकुलम। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि दो प्रकार का होता है, विच इज टू टाइप। एक होता है टी ट्यूबुल्स, टी मतलब होता है ट्रांसवर्स इस तरह से, एल मतलब होता है लॉन्गिट्यूडनल, है ना। इसका काम क्या होता है एल ट्यूबुल का? एल ट्यूबुल्स हेल्प इन कैल्शियम ट्रांसपोर्ट which cause muscle contraction। ठीक है, कैल्शियम देखो बहुत जरूरी है। कैल्शियम एक ऐसा एलिमेंट है ना, जैसे हम लोग ब्लड क्लोटिंग मतलब जमना, ब्लड का जमना। जैसे हमारा कटिंग कट जाता है
तो आप देखोगे कुछ देर बाद वो जम जाता है ब्लड, उसको बोलते हैं ब्लड क्लोटिंग। क्या बोलते हैं? ब्लड क्लोटिंग। ब्लड क्लोटिंग में कैल्शियम की आवश्यकता होती है। बिना कैल्शियम अगर कमी है आपके शरीर में तो ब्लड क्लोटिंग नहीं होता है, देर से होता है, तब तक में बहुत सारा खून बह जाता है। बहुत लोगों का लेट से बंद होता है, इसलिए उसको दाबना पड़ता है बहुत देर के लिए, है ना। ब्लड क्लोटिंग और मसल कंट्रैक्शन के लिए, दोनों के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है। क्या जरूरी है? कैल्शियम जरूरी है। उसके बाद कैल्शियम किसके लिए यूज होता है? हड्डी के लिए। किसके लिए? कैल्शियम की कमी है तो हड्डी क्या होगी? कमजोर हो जाती है, फ्रेजाइल हो जाती है ना। बूढ़े लोग जो होते हैं उनमें क्या होता है? हड्डियां कमजोर हो जाती है, उसमें कैल्शियम कमी हो जाती है ना। तो इसीलिए देखते हो कभी अगर गिर गए पता चलता है हड्डी टूट गया। हम लोग कितना भी क्रिकेट खेलने में, फुटबॉल खेलते हैं, हमारा हड्डी नहीं टूटेगा। वही जो ओल्ड एज के लोग हैं उनका टूट जाता है, क्योंकि उनका हड्डी फ्रेजाइल हो जाता है। तो ब्लड क्लोटिंग के लिए कैल्शियम जरूरी है, मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए कैल्शियम जरूरी है ना। लकवा नाम सुने हो? पैरालिसिस, पैरालिसिस को लकवा। पैरालिसिस कैसे हो, कब होता है? जब हमारा मसल कंट्रैक्शन बंद हो जाए। टिटनस, टिटनी नाम सुने हो? टिटनस, उसमें क्या होता है? मसल्स बेकाम हो जाता है। तो सब मसल कॉन्ट्रैक्शन जरूरी है। देख तो ऐसे करके रह जाता, क्या हो गया? ना कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ना रिलैक्स हो रहा है, इसी अवस्था में प्रेजेंट। तो कैल्शियम बहुत जरूरी है ना। कैल्शियम कहाँ मिलता है ज्यादा? कैल्शियम आपके कौन से फूड वगैरह में ज्यादा मिलेगा? दही में मिलता है। उसके अलावा आपको एग्स में मिलता है, अंडा में भी कैल्शियम होता है ना। उसके अलावा केला में, बोन्स में, उसमें भी कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है। तो केला खा सकते हैं आप लोग। तो ये हमने आज पढ़ाया है ना। अब टाइम भी हो चुका है, तो आप लोग थोड़ा 5 मिनट के लिए डीपीपी बनाएं, थोड़ा प्लास्टिड का क्वेश्चन। आज का डीपीपी जो है गोल्जी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक है। तो एंडोप्लाज्मिक कंप्लीट नहीं हुआ तो इसको अगले क्लास में इसको करेंगे, एंडोप्लाज्मिक, और अगले क्लास में हो सकता है गोल्जी बॉडी भी हो जाए। तो ये डीपीपी पूरा हम लोग बना लेंगे उसको। तो इसको लाना है, और कल से हम लोग डीपीपी जो देखेंगे, आपका एक फाइल होना चाहिए, सबके पास फाइल होना चाहिए, उसी में होना चाहिए। समझ रहे हो? इसको कागज का टुकड़ा मानने का कभी भूल मत करना है। जो पहले पढ़ के जा चुके हैं उनसे पूछोगे डीपीपी, यहाँ का डीपीपी का महत्व, तो वो बताएगा। लगभग नीट में आने वाला क्वेश्चन, वो जो सेलेक्ट किए हैं, लगभग नीट में आने वाला क्वेश्चन